नमस्कार वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात झारखंड के में। जिस तरह से झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने के मामले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने आज के दिन कोर्ट में सरेंडर किया। गुरुवार को रांची की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे भैरव सिंह के आने पर कुछ ही देर तक हंगामा होता रहा। इस क्रम में वकील और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। रांची पुलिस भैरव को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वकीलों का कहना था कि अभियुक्त ने जब कोर्ट में सरेंडर किया तो पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकती। लगातार गर्म हो रहे माहौल में भैरव सिंह ने सफाई दी है कि पुलिस इस मामले को उलझा रही है और मांझी में युवती की सर काटकर की गई क्रूर नृशंस हत्या के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को सीएम का काफिला रोकने से जोड़ा जा रहा है। 2:30 बजे गए। 2-2:30 बजे तक वो लोग पूरा यहाँ पे राउंडिंग करते रहे। हर रूम में यहाँ वहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं है घर पे भैरव, फिर भी वो लोग यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे तक रुके हुए थे। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए और हम लोग बोले भी कि जब बड़े गार्जियन को आप लोग ले जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को मत ले जाइए, इसका क्या असर पड़ेगा उन लोग के भविष्य में। यहाँ पे वो लोग को 12 से 24 घंटा बच्चों को भूखे प्यासे वहाँ पे रखा गया। जो घटना घटी है उसके बारे में सबको जो बात कर रहे हैं वो एकदम गलत है, बेबुनियाद है। हमारी जो बहन की हत्या हुई है और मांझी में, मैं उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोड में उतरा था। समाज जो कि यहाँ की कानून व्यवस्था से ग्रस्त हो चुका है, हजारों की संख्या में जो बलात्कार हो रहे हैं उसके विरोध करने के लिए पूरा समाज उतरा था रोड में और हमें वहाँ पर लाठी डंडों से पीटा गया, महिलाओं को झोटा नोच के मारा गया, बच्चों तक को मारा गया और इसको घटनाओं को और ही रंग दे दिया गया। मैं अपनी बहन की, जो हमारी बहन का बलात्कार हुआ था, उस बहन के जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और अपराधियों को पकड़ा जाए, इसलिए हम लोग रोड में उतरे थे। आप सबसे आग्रह है। लेकिन वहीं भैरव सिंह से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिस वायरल ऑडियो के बाद अब प्रशासन अब कटघरे में अब खड़ी हो गई है। लेकिन वीआईपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पहले ऑडियो आप सुनिए, फिर करेंगे सवाल। हाँ सर, पूरा जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा, तू नहीं जानता, बस सारा हिंदुगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे याद रखिएगा, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना। हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए, जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। सर आप बकर कर रहे, समझ में आ रहा है सर आपको? इतना दादागिरी थोड़े बर्दाश्त करें सर। आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है सर आपको? सर आपको बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए हम आपसे बात भी कर ले रहे हैं। नहीं, भैरव सिंह को मैं कह रहा हूँ, तो नहीं कह सकते सिंह, भैरव सिंह को। देखिए, तो भैरव का ही बात मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि भैरव सिंह वहाँ मार धाड़ किया है, ऐसा बात नहीं है सर। भैरव सिंह मर्द बन गया है, इतना मर्द बन गया है। सर आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वायरल ऑडियो के बाद अब थाना प्रभारी अब सवालों की घेरे में। हालांकि वीआईपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर वीडियो में अगर सत्यता है तो आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रशासन की मिलीभगत का यह नतीजा है? मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन इसके बाद वायरल ऑडियो पर भी अब सवाल लगातार खड़े होते हुए राज्य की यह तस्वीर। लेकिन वायरल ऑडियो के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भैरव सिंह क्या इस तरह का आदमी था, काफी दबंग आदमी था, जिस तरह से उसके परिजन का फोन गया और परिजन ने किस अंदाज में बात किया, उस आवाज को आप सुने होंगे कि दबंगई सर चढ़कर ये बोल रही है। मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन सरेंडर होने के बाद और आज के दिन नोकझोंक भी काफी देखी गई। पुलिस का यह कहना कि भैरव सिंह को हम ले जाएंगे, हम पूछताछ करेंगे, लेकिन वकीलों का यह कहना कि नहीं, अब अगर ये कोर्ट में सरेंडर किया भैरव
तो अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट से ही अब होगी। हालांकि न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है भैरव सिंह को। रांची की ये तस्वीर, मुख्य आरोपी भैरव सिंह न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुख्य आरोपी। रांची की तस्वीर, वायरल ऑडियो जो वीआईपी न्यूज आज के दिन आपको सुनाया। हालांकि इस ऑडियो की वीआईपी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ये ऑडियो में अगर सत्यता है, इस ऑडियो में अगर सत्यता है, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या इन अपराधियों के सामने, इन दबंगों के सामने सिस्टम भी लाचार है क्या? आशीष कुमार रांची से फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे। आशीष, वायरल ऑडियो पर अब सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि वीआईपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी अब थाना प्रभारी अब सवालों के घेरे में है। जी सर, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो ऑडियो भी वायरल हो चुका है उसकी पुष्टि ना वीआईपी करती है ना अधिकारी राजधानी के अधिकारी करेंगे। लेकिन ये जो वायरल, उसमें साफ पता चल रहा है कि भैरव सिंह के जो परिजन हैं उनको धमकाया जा रहा है कि भैरव सिंह जो किए हैं उसको लेके 4 तारीख को जो सीएम के काफिला को रोका गया उसको लेके थाना प्रभारी गुस्से में है और उन्होंने साफ धमकाया है कि वो भैरव सिंह को जान से मार देंगे। और उन्होंने साफ कहा कि उससे पहले उन 50 लोगों को भी मार चुके हैं और लाश गिराने की बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है। जी सागर जी, लेकिन अगर थाना प्रभारी इस तरह से कह रहे हैं कि हमने 50 लोगों को मार दिया भैरव सिंह जैसे, तो फिर समझिए कि यहां पर थाना प्रभारी की भी गलती है। अगर वो फोन पर इस तरह से बोलेंगे कि मैं 50 लोगों को मार सकता हूं, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है। आशीष जी, जैसे थाना प्रभारी ने ये तो बोल दिया कि 50 लोगों को उन्होंने मार चुका है, बट ये बोलना भी सही नहीं रहेगा कि आप किसी के परिजन को, किसी अपराध में अभी जो अपराधी घोषित नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, उसके परिजन को आप धमकी दें, उसको जान से मारने की बात बोले। इसको लेके जो थाना प्रभारी थे वो पहले ही सस्पेंड हो चुके थे और माना जा रहा है कि कथित तौर पर ये जो ऑडियो निकला है इसको माना जा रहा है कि आपके जो थाना प्रभारी प्रेशर दे रहे थे परिवार के लोगों को, जिसके तौर पर भैरव सिंह सिविल कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दें। लेकिन क्या लग रहा है इस ऑडियो के बाद क्या सियासत अब गरमाएगी एक बार फिर से? जी बिल्कुल, सियासत इसमें बिल्कुल गरमाएगी, क्योंकि जब भैरव सिंह को आज सिविल कोर्ट से 7 दिन के रिमांड पे भेजा गया, उसके बाद जब सिविल कोर्ट से जो दूरी उन्होंने अपनी तय की उसमें पूरे जगह वो कहते रहे कि वो अपने लिए नहीं, अपनी देश की बहन के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे, चाहे उनको जेल जाना पड़े या उसके कुछ भी कार्रवाई करना पड़े, वो अपनी बहन के लिए लड़ेंगे। लेकिन ऑडियो में परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है आशीष? क्या उनकी मांगे हैं? जी देखिए परिजन, हम कल वीआईपी की टीम परिजनों से मिलने गई थी, जिनमें उनकी बहन और उनकी माँ का साफ कहना है कि मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, उसने वो केवल बहनों और माओं की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। बट जिस तरह की पुलिस घर में आ रही है, रात में 1 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है, इसको लेकर घर पूरा परिवार सहमा पड़ा हुआ, बच्चे डरे पड़े हैं, कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, कोई स्कूल जाना नहीं पा रहा है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में आके पूरे परिजन अभी तक बहुत खौफ में पड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन अगर भैरव सिंह अगर सही होता आशीष, तो आज के दिन वो कोर्ट में शायद सरेंडर वो नहीं करता। जी लेकिन जहां तक बता दूं कि आपका कल रात में भैरव सिंह के नाम पे आपका एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके 24 घंटे के अंदर भैरव सिंह ने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस बात को साफ दर्शाता है कि भैरव सिंह अपने आप को कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए सिविल कोर्ट में खुद पहुंचे थे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आशीष जी। तो जिस तरह से वायरल ऑडियो पर भी बवाल अब मचा हुआ है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुख्य आरोपी, लेकिन आज के दिन नोकझोंक भी देखी गई वकीलों और पुलिस के बीच जब भैरव सिंह ने खुद को सरेंडर किया। प्रदेश कांग्रेस की 3 प्रदेश प्रवक्ताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बंगाल चुनाव को देखते हुए आलमगीर आलम को चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, आरबीआई और राज्य सरकार के त्रिपक्षीय इकरारनामों से अलग होने को सही ठहराया और कहा राज्य के लिए तकरारनाम से अलग होना फायदेमंद है। वहीं विपक्ष के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार इस तरह की बातें भी चल रही हैं। वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है, आरोप को प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने सिरे से खारिज कर दिया। बंगाल चुनाव नजदीक है, ऐसे में बंगाल
चुनाव के लिए जो 3 प्रभारी कांग्रेस की ओर से बनाए गए हैं उसमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, शामिल हैं, तो ऐसे में कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे यह बंगाल चुनाव को? सबसे पहले तो मैं सोनिया जी को बधाई दूंगा कि इस राज्य के हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी को उस मैनेजमेंट कमेटी में जो पूरे बंगाल के चुनाव में अपने मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे और वहाँ पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं कि एक ऐसे मृदुभाषी व्यक्ति को बनाया गया जो जिनका विधानसभा बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल में कहीं न कहीं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री का बहुत अधिक प्रभाव है। और कृषि मंत्री ने आज बयान जारी किया है, आयु कहीं कि 1 घंटे का मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पे कहा कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी और राज्य के किसानों के हित की सोचती थी, लेकिन वर्तमान सरकार हित की नहीं सोच रही। पूर्व के कृषि मंत्री झारखंड सरकार के रणधीर सिंह ने जो बातें कही है, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी किसानों की हित की बात करती है। पूरे देश को मालूम है कि दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलनरत हैं। 60 किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि यह इकरारनामे से अलग होने का फैसला और पहले करना चाहिए। ये त्रिस्तरीय समझौता राज्य के लिए नुकसानदायक है। कई प्रदेशों के डीबीसी के पैसे बकाए हैं, उन प्रदेशों में डीबीसी पैसे नहीं काट रही। हमारे जो डेवलपमेंट वेलफेयर के पैसे हैं, जबकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 3 किस्तों में 1417 रुपये जो आपके बकाए हैं हम आपको वापस कर दें। इसके बावजूद वो पैसे ले रहे हैं। वो पैसे लेके कहाँ देते हैं? वो हमसे पैसे लेते हैं और कोल कंपनी को देते हैं। पतन हो चुका है। ये जो भाजपा के लोगों ने आज के दिन 3 प्रवक्ताओं ने देखिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर हमला बोला गया है और बधाई भी दी गई आलमगीर आलम को। अभिनव, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। अभिनव, 3 प्रदेश प्रवक्ताओं की आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर हमला, लेकिन बंगाल चुनाव के लिए रणनीतियां भी बनाई गई आज के दिन कांग्रेस की तरफ से। अभिनव, देखिए, तीनों जो प्रवक्ता है, राजेश गुप्ता की बात कर ले, आलोक दुबे की बात कर ले, लाल किशोर साहब की बात कर, ये तीनों जो है मीडिया में बने रहते हैं और लगातार जो है बयानबाजी करते हैं। और इसी कड़ी में देखेंगे कि आज कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तीनों प्रवक्ताओं संयुक्त बैठे हुए थे और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है। पहला हम बात करेंगे, जो राजेश गुप्ता है उन्होंने यह बयान दिया है, अब चूंकि बंगाल चुनाव नजदीक है, 4 से 5 महीने यूं कह ले बच गए हैं, तो उसको लेकर जो है मंत्री आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो उसको लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये पाकुड़ से विधायक भी है मंत्री आलमगीर आलम, अब बंगाल से सटा हुआ है, तो उनको पदभार दिया गया है, प्रभारी बना गया है। तो आने वाले समय में अब कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की रणनीति है वो शुरू हो गई है बंगाल चुनाव के लिए और उनको प्रभारी बना गया है और वो अच्छे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, अगर हम बात कर ले तो आलोक दुबे जी ने बाइट दिया है। आलोक दुबे ने कहा है कि जो ऊर्जा विभाग है केंद्र का और जो आरबीआई और राज्य सरकार के बीच जो त्रिपक्षीय वार्ता थी, उसको अब राज्य सरकार ने कैबिनेट के मुहर के बाद अब जो है करार जो है खत्म कर दिया है, तो उसको उन्होंने स्वागत किया है। तो कह सकते हैं कि अब जो है तरीके से सब सारी चीजें चल रही है। और तीसरा जो बाइट आप सुने होंगे किशोर नाथ साहब का, अब चूंकि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है हमला बोला था कृषि को लेकर, जिस तरीके से बातें चल रही थी कि हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, तो उसी को लेकर जो है आलोक दुबे ने कहा है। जी चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए।
पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि पूर्व कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बीज खरीदारी और वितरण के लिए सरकार ने बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके बाद सरकार ने 16.73 करोड़ का वर्क ऑर्डर कैसे दे दिया, इस मामले में उन्होंने जांच की मांग भी की है। सोरेन सरकार पर पूर्व कृषि मंत्री के गंभीर आरोप कि अगर आपने बेहतर काम अभी नहीं किया, लेकिन आपने कैसे करोड़ों के बजट का वर्कआउट दे दिया। रांची की तस्वीर लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री जो रह चुके हैं बीजेपी के शासनकाल में, वो आरोप अब लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर। चाहे आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री को या फिर आज के दिन आप पूर्व कृषि मंत्री को देख रहे हैं, यह सिलसिला लगातार बरकरार है और बीजेपी से कोशिश में कि कैसे आकर झारखंड सरकार को हर रोज कटघरे में खड़ा किया जाए, और ये कोशिश अभी तक लगभग सफल रही, क्योंकि तमाम आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और मौजूदा सरकार की खामियों को बताया जा रहा है। कुमार कामेश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। कामेश, लगातार देखिए बीजेपी के जो तमाम मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के शासनकाल में, वो हर रोज इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मौजूदा सरकार की खामियों को गिनाते हैं। पहले की कड़ियों में आपने स्वास्थ्य मंत्री को भी देखा होगा और आज के दिन पहले के कृषि मंत्री को भी देखिए। कामेश कामेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सागर सवाल रिपीट कीजिएगा फिर से। कामेश, सवाल यह है कि देखिए लगातार जो पहले के मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के शासनकाल में, हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह से मौजूदा सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश में लगे हैं। कामेश बिल्कुल सागर, जिस तरह से आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह का प्रेस वार्ता हुआ, इस प्रेस वार्ता में भी वही देखने को आया जो पुराने पिछले प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्रियों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत अगर देखा जाए तो एक रणनीति के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन करती है और जितने भी पूर्व सरकार के रघुवर सरकार के कैबिनेट में जो पूर्व मंत्री थे उनको एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने लाया जा रहा है और विभागवार हेमंत सोरेन के ऊपर हमला किया जा रहा है। एक एक कर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पिछले महीने में अपने विभाग की समीक्षा बैठक की थी, 1 साल पूरा होने के ऊपर, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को वो लगातार बुलाने में लगी हुई है। आज सुबह के जो पूर्व कृषि मंत्री थे रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए, खासकर उनके विभाग कृषि विभाग को लेकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन सरकार पे सबसे पहला उन्होंने हमला लगाया है कि किसानों के हितैषी बताने वाली जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, ये कहीं ना कहीं किसान की हितैषी नहीं है। खासकर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे राज्य सरकार को दिए गए हैं उन पैसों का खर्च भी है सरकार नहीं कर पा रही है। अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि में पशुपालन के लिए जिन योजनाओं की घोषणा पूर्व सरकार ने की थी, बीज के लिए जो पैसा पूर्व सरकार ने योजना बनाई थी, उन सारी योजनाओं को यह वर्तमान सरकार बंद कर चुकी है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो बजट की बात की जाए तो सरकार ने जिस बजट की घोषणा की थी उस बजट की राशि भी ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। जी सागर जी, चलिए शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जहां नगर निगम ने 9 अवैध घरों को चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दरअसल कांकी डैम की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और बाउंड्री खड़ा करने वालों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई की है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कांकी डैम में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर निगम के द्वारा नोटिस देकर नक्शा और जमीन के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन किसी ने कागजात जमा नहीं किए, जिसके बाद नगर निगम को निर्माण कार्य पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अंचल हेहल के द्वारा टोटल 53 लोगों को नोटिस दिया गया है। उसी में ये पार्ट भी है, इसमें लगभग 16-17 लोग जो हैं जिनका जो है नोटिस नगर निगम के द्वारा भी दिया गया है और मेरे द्वारा भी जो है दिया गया है। हटाने की प्रक्रिया जो है नगर निगम के द्वारा की जानी है, इसलिए जो है एज ए दंडाधिकारी हम लोग जो है लग करके
हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करवा रहे हैं। क्या बोल के आप लोग? सीओ हल बोले कि ये सब पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, वही रजिस्ट्री किए हैं, वही मोटेशन किए हैं, वही उन्हीं का खतियान, उन्हीं का साइन किया हुआ है, मगर वो बोलते कि इसका कोई नहीं। पैसा लेने समय वो अगर रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, ये है पूरा सर्टिफाइड कॉपी जो हम RDLS को निकला है, जो भू अर्जन शाखा से निकला है, ये है उसका। अभी एक महीना पहले का ये है उसका साइन, देखिए 10वां महीना में निकाले हैं ये पेपर, उन्हीं का साइन किया हुआ है। बट अब वो बोल रहे हैं कि ये सब इनवैलिड। डैम गंदा कर रहे हैं सब बड़े बड़े। आशीष कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशीष, अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, मकान जो बने हैं अवैध तरीके से उनको हटाया जा रहा है रांची में। आशीष जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि आज हेल के सीईओ और आपके नगर निगम की टीम पहुंची थी। 9 घरों पे आपके अवैध रूप से बनाए जाने पे वहां पे पोस्टर लगाया गया, जिनके बाद उनको हटाने का आदेश जारी किया गया नगर निगम के द्वारा, और कहा गया है कि जब तक वो यहाँ से खाली ना कर दे अपना जगह, तब तक उन्हें कोर्ट में हाजिरी देनी होगी और आपकी कुछ जुर्माना भी भरना पड़ेगा इसी करके। जी सागर। लेकिन आशीष, क्या जिन लोगों के घरों को हटाया जा रहा है, कहीं उनके लिए रहने की व्यवस्था अब कराई जाएगी या केवल ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अभी तक तो वैसा कुछ सरकार के द्वारा नहीं आ चुका है, लेकिन उनका भी जो लोगों के घर पे पोस्टर लगाया गया, जिनके घर पे नोटिस दिया गया, उनके घर पे उनका साफ कहना है कि हमारा जो हमारे सीईओ है, जो हमारे अंचल अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारी जमीन एक स्थायी रूप से और एक कागजी कार्रवाई सब हो चुकी है। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो इसको लेके हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। राज्य के नामकुम स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में पूरे झारखंड राज्य के तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 PPP मोड के इंजीनियरिंग कॉलेज, 11 प्राइवेट इंजीनियरिंग के कॉलेज, 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 फार्मेसी कॉलेज और 18 आर्किटेक्चर कॉलेज और 1 होटल प्रबंधन भी चिन्हित किया गया। जो मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन प्रदेशों के बाद प्राकृतिक संपदा भरपूर है, मानव संपदा भी भरपूर है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई कि हम पीछे छूट गए। तो उसको ध्यान देना होगा। केवल प्रशासन ये कार्य नहीं करता, प्रशासन के साथ साथ जो दायित्व है उस शिक्षकों पर और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर भी ये दायित्व है कि वो देखें कि कहाँ कमी रह गई और कैसे इसको बेहतर किया जाए। और विश्वविद्यालय में कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिक्षा की जिम्मेदारी जनजाति शक्तिकरण पर विचार विमर्श किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाए जैसा कि, लेकिन हजारीबाग की नगर आयुक्त IAS अधिकारी माधवी मिश्रा के आवास पर पत्थरबाजी की घटना हुई। पत्थरबाजी की सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी उसके पहले ही फरार हो गए। हालांकि पत्थरबाजी किन कारणों से की गई इसकी कोई सूचना अब तक नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़कर बड़ी कार्रवाई भी उनके साथ की जाएगी। और एक बार फिर से देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब झारखंड सरकार ने भी इसको लेकर एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया। पशुपालन विभाग की ओर से बर्ड फ्लू को लेकर कई प्रकार की तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने बर्ड फ्लू से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी भी दी है। बर्ड फ्लू एक्चुअली एक वायरस जनित बीमारी है और ये बीमारी इन्फ्लुएंजा टाइप का ही बीमारी है, इन्फ्लुएंजा जैसा ही बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है ये। इस एक्चुअली वायरस जो है ना, ये जो पक्षियों में जो लार गिरता है, फिर जो नाक से जो सर्दी गिरता है, या फिर जो मल द्वार से जो मल जो लोग ये करते हैं, त्याग करते हैं, उसी से फैलता है वायरस, उसी में पाया जाता है। देवघर की जसीडीह थाना क्षेत्र के बागमारा बस स्टैंड के पीछे हुई ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में देवघर पुलिस को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया।
ट्रिपल मर्डर से पर्दा उठाने के लिए देवघर एसपी जसीडीह थाना प्रभारी और देवघर नगर थाना प्रभारी के साथ मृतकों के वो घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। देवघर एसपी की माने तो ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए देवघर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। जसीडीह थाना क्षेत्र के बागमारा बस स्टैंड के पीछे एक अर्धनिर्मित कमरे में 3 युवकों का शव बरामद किया गया था। नहीं, अभी अनुसंधान के बारे में पक्के तौर पे कुछ कहना जल्दीबाजी होगी और पुलिस दोनों ही एंगल पर अनुसंधान कर रही है। क्या यह हत्या है या आत्महत्या का मामला है या हत्या कर आत्महत्या किया गया है, तीनों एंगल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलिए बात झारखंड की में इतना है, लेकिन